क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा हत्याकांड हुआ था जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर कोई अपनों के साथ इतनी दरिंदगी कैसे कर सकता है। आज की कहानी एक ऐसे केस के बारे में है जब दो अलग अलग धर्मों के लोगों ने शादी की तो इनके और इनके परिवार के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ा। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट हीना तलराज केस। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से कुछ किलोमीटर दूर बसे कौशाम्बी नामक डिस्ट्रिक्ट से। इसी डिस्ट्रिक्ट में पन्नोई करके एक छोटा सा गांव है। ये गांव प्रयागराज डिवीजन के अंतर्गत आता है। कहानी 5 जुलाई 2017 की है। सुबह के 7:15 बजे का समय हो रहा था। पन्नोई गांव के एक सड़क से कुछ लोग गुजर रहे थे। इन्होंने सड़क के किनारे किसी खेत में एक चीज पड़ी हुई देखी। इन्हें कुछ अजीब लगता है। ये पास जाकर उसे देखते हैं। देखते ही इनके होश उड़ गए। इन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और बताया कि यहाँ पन्नोई गांव के पास एक सड़क के किनारे खेत में किसी का शव पड़ा हुआ है। खबर सुनते ही कौशाम्बी जिले के कोखराज थाने की पुलिस मौका वारदात के लिए निकल पड़ती है। अब तक गांव में शोर मच चुका था। धीरे धीरे भीड़ जमा होने शुरू हो गई थी। कुछ ही मिनटों में पुलिस की एक टीम स्पॉट पर पहुंचती है। भीड़ को हटाकर शव को देखा जाता है। ये शव पेट के बल लेटा हुआ था। देखने से लग गया कि यह किसी लड़की का शव है। इन्होंने नीले रंग की जीन्स और गुलाबी टॉप पहन रखा था जिस पर सफेद रंग की डॉटेड डिजाइन थी। शव की स्थिति बहुत ही विभत्स थी। हर तरफ खून बिखरे हुए थे जो जमकर लाल से काले हो गए थे। चूंकि शव पेट के बल लेटा हुआ था इसलिए पुलिस शव को पलटती है। शव के चेहरे पर माथे के बीचों बीच में एक गहरे घाव का निशान था जो किसी पिस्टल जैसे बंदूक के गोली के निशान के जैसे लग रहा था, लेकिन ये गोली से थोड़ा बड़ा छेद था। बाकी चेहरे पर और कहीं भी कोई घाव का निशान नहीं था। चेहरा पहचानने लायक था। खेत में मिले इस शव की बात इतनी फैल गई कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी वारदात वाली जगह पर आ जाते हैं। शव के आसपास थोड़ी छानबीन की जाती है, शायद इसके पहचान के लायक कोई डॉक्यूमेंट या मोबाइल फोन वगैरह मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ मिलता नहीं है। गांव के लोगों से भी बारी बारी पूछताछ की जाती है। ये लोग भी शव के बारे में कुछ नहीं जानते थे। पुलिस ऑफिसर्स ने अनुमान लगाया कि हो ना हो ये शव कहीं और से लाकर यहाँ पर फेंका गया है, क्योंकि अगर यहाँ पर कत्ल होता तो रक्त की मात्रा ज्यादा होती। शव के बारे में गांव वालों से पूछने के बाद इसे हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। मुर्दा घर में शव को रख दिया गया। अब पुलिस अपनी तरफ से कत्ल का मुकदमा दर्ज करती है। इसमें ना तो मरने वाले के बारे में पता था और ना ही मारने वाले के। सबसे पहले पुलिस ने अपने आसपास के पुलिस थानों में पता किया। शायद जिसके भी घर की बेटी होगी उन्होंने जरूर मिसिंग कंप्लेन लिखाई होगी। लड़की के शव की फोटो भी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दिया गया ताकि अगर कोई मिसिंग कंप्लेन लिखाने आए तो उनसे शव के बारे में पूछ सकें। ये सब करते करते 5 जुलाई से 9 जुलाई आ गया। अभी तक बॉडी क्लेम करने वाला कोई भी नहीं मिला। 9 जुलाई को ही डॉक्टर्स की टीम ने लावारिस के तौर पर शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम की क्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई। डॉक्टर्स के अनुसार लड़की के साथ सामूहिक कर्म किया गया था। फिर सर के बीचों बीच में गोली दाग दी गई। गोली से जो घाव बना वो थोड़ा बड़ा था। हो सकता है कि गोली मारने के बाद किसी चीज से घाव को और भी गहरा किया गया ताकि इसके जिंदा बचने की कोई भी उम्मीद ना हो। बैलिस्टिक रिपोर्ट से पता चलता है कि बंदूक को सर के बिल्कुल पास लाकर गोली दागी गई थी। अभी तक कोई भी शख्स बॉडी को क्लेम करने नहीं आया था। पुलिस उसे ढूंढ तो रही थी लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ ढूंढा जाए। शव से जितनी भी जानकारी लेनी थी सब कुछ मिल चुकी थी। फोटो वगैरह भी ले लिया गया था। 10 जुलाई तक जब लड़की की खोज खबर रखने वाला कोई भी नहीं मिला तो पुलिस ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। अभी तक पुलिस के लोग केवल फोटो दिखाकर जानने वालों के बारे में पता कर रहे थे। कहीं से इनके दिमाग में आया कि क्यों ना सोशल मीडिया पर लड़की के बारे में पता किया जाए। दिमाग में आते ही सोशल मीडिया पर लावारिस शव की फोटो शेयर कर दी गई। धीरे धीरे फोटो वायरल होने लगी। लोग भी इसे अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करने लगे। 12 जुलाई तक कोई अनजान आदमी पुलिस को फोन करके बताता है कि उन्होंने इस लड़की को फेसबुक पर देखा है। इसका फेसबुक पर एक अकाउंट है। लड़की का नाम है हीना तलरेजा। ये बात पता चलते ही पुलिस हीना का फेसबुक अकाउंट खंगालना शुरू कर देती है। इसके अकाउंट में 4 जुलाई 2017 की रात 10:45 और 10:46 पर 2 पोस्ट किए गए थे। इसी रात लड़की आखिरी बार अपने अकाउंट पर एक्टिव थी। इसके बाद इनएक्टिव हो गई। फिर 5 जुलाई को लड़की का शव मिलता है। इसका मतलब है कि कत्ल 4 जुलाई की रात 11 बजे के बाद किया गया होगा। पुलिस फेसबुक अकाउंट के जरिए हीना के घर वालों की तलाश शुरू कर देती है। जैसे तैसे पता करते करते पुलिस को एक एड्रेस मिलता है। ये प्रयागराज के मीरापुर नामक एक इलाके का था। यहाँ पर जाया जाता है।
2 दिन तक कड़ी मशक्कत करने के बाद पुलिस को हिना का घर मिल चुका था। घर पर आकर दरवाजे को खटखटाते हैं। एक महिला ने दरवाजे को खोला। इन महिला को हिना की तस्वीर दिखाई जाती है और इसके बारे में पूछा जाता है। महिला ने इस लड़की को पहचान लिया। ये लड़की इनकी बेटी थी। पुलिस इन्हें सारी चीज़ें बताती हैं कि आपकी बेटी का कत्ल हो गया है। 5 जुलाई की सुबह में हमें उसका शव बरामद हुआ। और भी जो घटनाएं हुई थी सब कुछ बताया जाता है। हिना की माता श्री का नाम था नीलिमा तलरेजा। ये और हिना यहाँ मीरापुर में एक किराए के घर में रहती थीं। माँ ने अपनी बेटी को पहचान तो लिया था लेकिन उससे संबंध से इनकार कर दिया। ये हिना से रिश्ता तोड़ चुकी थीं। इनका उस लड़की से कोई भी वास्ता नहीं था। उसने इन्हें बहुत तकलीफ दी थी। इन्होंने आगे कहा कि 4 जुलाई की शाम 7 बजे वो दिल्ली जाने की बात बोल करके घर से निकली थी। ये जानती थी कि हिना झूठ बोल रही है लेकिन ये उससे कुछ बोलती नहीं है क्योंकि वो लड़की इनकी बात नहीं सुनती थी। वो अपने मन का काम करती थी। इन्होंने ये भी कह दिया कि इन्हें उसके कत्ल का कोई भी केस नहीं करना है। मेरा उस लड़की से कोई भी मतलब नहीं है। अब एक माँ अपनी बेटी के बारे में ऐसे बोल रही है, ये सोचने वाली बात थी। हिना की माँ के अलावा हिना का कोई भी ऐसा रिश्तेदार नहीं था जो मृतक का साथ दे। इसलिए पुलिस खुद वादी बनकर हिना तलरेजा का केस दर्ज करती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है। अब तक ये केस क्राइम ब्रांच के हाथ में जा चुका था। आगे तफ्तीश में पता चलता है कि हिना सिविल लाइन के किसी हुक्का बार में काम करती थी। इसके बाद पुलिस पता लगाते लगाते सिविल लाइन के हुक्का बार में पहुंचती है। यहाँ काम करने वाले लोगों की एम्प्लॉयज़ की लिस्ट मंगाकर देखी जाती है। अब तक 4 दिन और बीत चुका था। 14 जुलाई से 18 जुलाई आ गया। ढूंढते ढूंढते पुलिस उस हुक्का बार में पहुंचती है जहां पर हिना काम करती थी। बार संचालिका ने हिना के बारे में बहुत सारे खुलासे किए। हिना एक हंसमुख लड़की थी, सबसे हंसी मजाक करती थी, लोगों से जल्दी दोस्ती भी कर लेती थी। इसके फ्रेंड सर्कल में अमीर घराने के लड़के ज़्यादा थे। हिना को शराब जैसे नशीले पदार्थ की लत भी लग चुकी थी। अगर इसके दोस्त कभी भी कहीं भी किसी भी समय शराब का इनविटेशन देते तो ये चली जाती थी, चाहे आधी रात ही क्यों ना हो। अभी तक पुलिस ने हिना के फेसबुक अकाउंट के जरिए उसके फ़ोन नंबर भी पता कर लिए थे। अब इस नंबर के कॉल डिटेल्स निकलवाए जाते हैं। इसमें सामने आया कि हिना ने किसी अन्नान नाम के लड़के से आखिरी बार बात की थी। अब अन्नान के नंबर के बारे में पता किया जाता है। इसके नंबर से उसके एड्रेस के बारे में पता चल गया। ये शाहगंज का रहने वाला था। इसके पिता अहमद खान प्रयागराज के एक बड़े बिजनेसमैन थे, काफ़ी पैसे वाले थे। 18 जुलाई को ही पुलिस अदनान के घर पर जाती है। अदनान के घर वालों से इसके बारे में पूछा जाता है। पता चला कि ये 4 जुलाई की रात से ही गायब है। इसके साथ इसका जिगरी दोस्त भी था, मोहम्मद खालिद। दोनों साथ में घर से निकले थे। हिना और अदनान में 4 जुलाई को बात क्यों हुई? इनमें आखिर रिश्ता क्या है? ये सवाल जब पुलिस के दिमाग में आया तो हिना की मां और अदनान के घर वालों से पूछा जाता है। 23 जुलाई तक एक ऐसा खुलासा हुआ कि सुनने वालों के सर चकरा गए। हिना तलरेजा और अदनान खान पति पत्नी थे। दोनों के धर्म अलग अलग थे। परिवार के खिलाफ जाकर दोनों ने 2015 में निकाह किया, फिर कोर्ट मैरिज की। सवाल ये भी उठा कि अगर दोनों पति पत्नी थे तो हिना अपनी मां के साथ क्यों रहती थी, अदनान के घर पर क्यों नहीं थी? पुलिस को शक हो गया कि अदनान और खालिद ही हिना तलरेजा के उस हश्र का जिम्मेदार हो सकते हैं। तभी ये हिना के घर छोड़ने वाले दिन से गायब हैं। अब इन दोनों को कहां पर ढूंढा जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इनका नंबर भी बंद था। इसके बाद पुलिस ने अपने सारे मुखबिरों को काम पर लगा दिया। कैसे भी करके अदनान और खालिद के बारे में पता लगाना था। किसी मुखबिर ने कहीं से इन्फॉर्मेशन निकाली कि अदनान खान और इसका दोस्त खालिद मुंबई में छिपे हुए हैं। इस इन्फॉर्मेशन के बाद मुंबई पुलिस से बात किया जाता है और फिर एक टीम प्रयागराज से मुंबई के लिए रवाना होती है। मुंबई पहुंचकर जब अदनान के घर पर जाया गया तो यहाँ पर ना वो मिला और ना ही खालिद। इस जगह की हालत देखकर लग गया कि दोनों यहीं पर ठहरे हुए थे। लगता है कि इन्हें भी अपने किसी सोर्स से पता चल गया कि पुलिस इन्हें ढूंढती हुई यहाँ पर आ रही है, इसीलिए ये फरार हो गए। अब क्राइम ब्रांच की टीम थक हार कर प्रयागराज वापस आती है। 29 जुलाई तक किसी मुखबिर से पता चला कि अदनान अपने 2 दोस्तों के साथ प्रयागराज में रंगीले छबीले मजार के पास घूम रहा है। अब क्या था, बिना देरी किए पुलिस मजार के पास आती है। पुलिस को देखकर अदनान और इसके दोनों दोस्त भागने लगते हैं। इनमें से 2 दोस्त बचकर निकल गए लेकिन अदनान पकड़ा गया। इसको थाने लाकर पूछताछ की प्रक्रिया शुरू की जाती है। अदनान डर गया और पहली बार में ही अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। हिना तलरेजा इलाहाबाद के मीरापुर में अपने माता पिता के साथ एक किराए के घर में रहती थी। काम की तलाश में इसके पिता कहीं से यहाँ पर आए थे। हिना अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। चूंकि ये इकलौती थी इसलिए माता पिता इसे खूब प्यार करते थे, इसकी हर इच्छा पूरी करते थे।
जो ये कहती थी पिता लाकर इसे देते थे। हीना को फैशन का भी काफ़ी शौक था। ये हमेशा अच्छे कपड़े पहनती थी, फैशन में रहती थी। इसने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी किया। इसकी सारी इच्छा पूरी होने की वजह से ये थोड़ी ज़िद्दी भी हो गई थी। इसके माता पिता जो भी काम करने से मना करते थे ये उसे भी करती थी। जो भी डांट फटकार था वो केवल पिता ही करते थे, क्योंकि माँ काफ़ी सीधी सादी थी, ये कुछ बोल नहीं पाती थी। अगर ये बोलती भी तो हीना इन्हें हल्के में लेती थी। हीना ने अब बार्स वगैरह में जाना शुरू कर दिया था। ये शराब भी पीने लगी थी। बार्स में ये लोगों से मिलती थी, बातचीत करती थी। इसी तरह से इसने कई लोगों से दोस्ती भी कर ली थी। इसके दोस्तों में ज़्यादातर अमीर घराने के लड़के थे। वो जब भी बार्स में शराब का इनविटेशन देते तो ये पहुंच जाती थी। ऐसा ही सब चल रहा था। जब हीना 21 साल की हुई तो किसी कारणवश इसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता के अलावा घर में काम करने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए हीना ने प्रयागराज में ही सिविल लाइन के पास किसी हुक्का बार में जॉब करना शुरू कर दिया। इस तरह से बाहर निकलने की वजह से अब ये पूरी तरह से खुल चुकी थी। इसे रोकने टोकने वाला अब कोई भी नहीं था। ये लोगों से ऐसे बात करती थी कि वो लोग इससे आकर्षित हो जाते थे, इसे पसंद करने लगते थे। हीना अपने फेसबुक पर भी पोस्ट किया करती थी। वहाँ भी इसके काफ़ी फ्रेंड्स बन गए थे। ये बात 2015 के पहले की है। इसी में एंट्री होती है अदनान खान की। ये एक अमीर परिवार से था। इसके दो दोस्त हमेशा साथ रहते थे, मोहम्मद खालिद और विक्की। अदनान जहाँ भी जाता था दोनों दोस्त साथ में जाते थे। ये लोग भी उसी कैटेगरी के थे, फिजूल की चीज़ों में पैसे उड़ाना, पार्टी करना, बार्स में जाना। फेसबुक पर अदनान खान की मुलाकात हीना तलरेजा से होती है। हीना की फ़ोटो देखते ही ये उस पर फिदा हो गया। इसको फेसबुक के जरिए हीना के काम करने वाली जगह के बारे में पता चलता है। अब क्या था, ये अपने दोस्तों के साथ सिविल लाइन के हुक्का बार में पहुंच जाता है। यहाँ अदनान की मुलाकात हीना से होती है। दोनों दोस्ती करते हैं। अब तो अदनान अक्सर इस हुक्का बार में आने लगा, रेगुलर कस्टमर बन गया। ये पार्टी करता तो हीना को भी उसमें इनवाइट करता था। हीना भी शराब पीती ही थी, ये भी पहुंच जाती थी। इस तरह से दोनों में दोस्ती और भी गहरी होने लगी। अदनान हीना के ऊपर काफ़ी पैसे भी उड़ाता था, उसके शौक पूरे करता था। हीना को भी अच्छे स्टैंडर्ड की लाइफ चाहिए थी, इसलिए हीना की भी रुचि अदनान में बढ़ने लगी। एक दिन मौका पाकर अदनान हीना को प्रपोज करता है। हीना ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। अब तक 2015 का साल आ चुका था। दोनों का प्यार इतना बढ़ गया कि बात शादी तक आ गई। ये दोनों अपने अपने घर पर एक दूसरे के बारे में बताते हैं। दोनों के घर वालों ने इस रिश्ते से बिल्कुल मना कर दिया। हाँ करने का कोई सवाल भी नहीं था, क्योंकि दोनों के धर्म अलग अलग थे। हीना तो अपनी माँ की एक भी नहीं सुनती थी, तो उसको शादी करने में कोई भी दिक्कत नहीं थी। इधर अदनान भी अपने परिवार के खिलाफ जाकर हीना से निकाह कर लेता है। फिर दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। हीना अपना धर्म बदल लेती है। अब ये हीना तलराज से हीना खान बन गई। 1 साल के बाद इनमें थोड़ी कहासुनी शुरू हो जाती है। जैसा कि अदनान जानता था कि हीना एक बार में काम करती थी और शादी के बाद भी ये काम कर ही रही थी। ये शराब वगैरह भी पीती थी। इसके काफ़ी दोस्त भी थे जिनसे ये खुलकर बातें करती थी, घूमती फिरती थी। अदनान चाहता था कि ये अपने काम को छोड़ दे और घर पर रहे, किसी दूसरे आदमी से बात न करे। हीना तो पहले से ही ऐसी थी। ये अपने माता पिता का नहीं सुनती थी तो अपने पति का कैसे सुनेगी। ये नहीं सुनती है और अपने मन का करती है। इन सभी बातों को लेकर के दोनों में काफ़ी झगड़े होते हैं। बात इतनी बढ़ गई कि ये अलग अलग रहने लगे। हीना अपनी माँ के घर मीरापुर चली गई। वैसे इसकी शादी की वजह से माँ ने इससे रिश्ता तोड़ दिया था। इधर अदनान अपने घर शाहगंज में रहने लगा। चूंकि अदनान के घर वाले इसकी शादी को नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने अपने पसंद की एक लड़की ढूंढी और अदनान की शादी करवा दी। अब ये शादी अदनान ने परिवार के दबाव में की या हीना से पीछा छुड़ाने के लिए अपने मर्जी से की, ये नहीं पता चला। लेकिन इसने हीना को बिना बताए, बिना उसको डाइवोर्स दिए दूसरी शादी कर ली। अब ऐसी बात आखिर कितने दिनों तक छिपी रहेगी। हीना अदनान के दोस्तों को भी अच्छे से जानती थी। कहीं से इसे पता चल गया कि अदनान ने दूसरी शादी कर ली है। हीना जानती थी कि इसने मुझे बिना बताए शादी कर ली। हमने शादी का एक लीगल पेपर भी साइन किया है। दूसरी शादी करके अदनान ने कानून तोड़ दिया। हीना एक पुलिस स्टेशन में जाती है और इसी चीज़ को लेकर एप्लीकेशन सबमिट करती है। इसके बाद अदनान को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। अदनान ने जैसे तैसे माफ़ी वगैरह मांगी और हीना का गुस्सा शांत किया। फिर हीना ने केस वापस ले लिया। अदनान समझ चुका था कि हीना कभी भी इसे डाइवोर्स नहीं देगी, क्योंकि इसके शौक इसी वजह से पूरा हो रहे हैं। ना ही ये दूसरी शादी को स्वीकार करेगी। और तो और अगर इसे साथ रखना भी चाहूँ तो मेरे हिसाब से नहीं रहने वाली, बुरी आदतों को नहीं छोड़ने वाली। हीना अदनान से कहती है कि ये तुम्हारे साथ जिए और मरेगी, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। अगर तुमने बात नहीं समझी तो तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नम बना देगी।
हिना की ये सारी बातें सुनकर अदनान घबरा जाता है। ये परेशान रहने लगा। अब तक 2017 का साल आ चुका था। कुछ महीनों बाद अदनान को पता चलता है कि हिना प्रेग्नेंट है। अब हिना इसी बात को लेकर के उसे ब्लैकमेल करने लगी कि तुम्हारे घर वालों को ये सब कुछ बता देगी, तुमने मेरी जिंदगी को खराब कर दिया है। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा। अदनान इन सभी चीज़ों से परेशान हो चुका था। यह हिना से पीछा छुड़ाना चाहता था। एक दिन ये अपने दोनों दोस्तों खालिद और विक्की को सारी बातें बताता है। तीनों मिल करके एक प्लान बनाते हैं। 4 जुलाई 2017 को अदनान ने हिना को कॉल किया और डिनर का इनविटेशन दिया। हिना मान गई। फिर शाम को 7 बजे ये रेडी होकर घर से निकलती है। माँ ने पूछा कहाँ जा रही हो? इसने बोला दिल्ली जा रही हूँ। ये बोलकर हिना घर से निकल गई। अदनान एक कार से था। इसने हिना को पिक किया। गाड़ी में अदनान के दोस्त खालिद और विक्की भी बैठे हुए थे। गाड़ी चल पड़ती है। रास्ते में सभी लोग शराब पीते हैं। फिर ये एक लोकल ढाबे पर पहुंचते हैं जहां पर अदनान और हिना अक्सर आया करते थे। यहाँ खाना खाने के बाद चारों गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में इनकी शराब पार्टी चल ही रही थी। फिर एक सुनसान जगह पर गाड़ी रुकती है। अदनान के इशारे पर साथ आए दोस्त और ये खुद भी मिलकर गाड़ी में हिना के साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। हिना मदद के लिए चिल्ला रही थी लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। फिर अदनान ने एक बंदूक निकाली और हिना के सर पर गोली दाग दी। इसके बाद चाकू से घाव को और भी गहरा किया ताकि इसके बचने का कोई भी चांस ना रह जाए। इसके बाद फिर से गाड़ी चल पड़ती है। इन्होंने हिना के पॉकेट से इसके सारे पहचान की चीज़ें, मोबाइल वगैरह निकाल लिए। गाड़ी थोड़ी दूर पर रुकती है। इन्होंने हिना के शव को खेत में फेंक दिया और फरार हो गए। कत्ल के 8 दिन बाद जब पुलिस ने मृतक की पहचान कर ली तो ये तीनों अपराधी राज्य छोड़कर भाग गए। बाद में रंगीले छबीले मजार से अदनान पकड़ा गया। इसके बयान के आधार पर चार्जशीट तैयार हुई और कोर्ट में दाखिल की गई। बाद में इसका एक और साथी पकड़ा गया। इस केस में टोटल 4 अक्यूज्ड बनाए गए थे। चौथा वो जिसकी गाड़ी यूज़ की गई थी। फिलहाल केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। चूँकि इसमें काफ़ी बड़े लोग शामिल हैं इसलिए बीच में 2-3 सालों के लिए इन्वेस्टिगेशन बंद भी हो गई थी। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।